देखो वर्क डन तक वाला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वर्क डन में जो लास्ट में अभी ग्राफ बनाया ना अपन ने, उसमें देखो अगर कोई कर्व है, कोई लाइन है, तो फिर एरिया अंडर दैट, और एरिया अंडर मतलब वॉल्यूम के ऊपर जो एरिया बन रहा है वो, अगर वी इधर दिखा तो ऐसे एरिया देखोगे, ठीक है। और फिर इनमें सिंबल कहीं से देते हैं, वो एरो की डायरेक्शन से राइट में, और डायरेक्शन ऐसा मत देखना कि राइट जा रही है कि लेफ्ट, क्योंकि अगर वो ग्राफ इस पे बन गया तो फिर तुम्हारा राइट लेफ्ट सब गलत हो जाएगा। तुम ये देखना कि वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। एरो की डायरेक्शन के साथ वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो वर्क पॉजिटिव, कम मतलब उल्टा हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वर्क नेगेटिव, ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा होगा तो। अब सेकंड चीज ये थी उसमें, आखिर में तुम लोग ऐड कर लो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, तो जो ग्राफ में मैंने सर्कल और एक स्क्वायर बनाया था, तो उनका एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल के अंदर का एरिया या फिर स्क्वायर के अंदर का एरिया, लेकिन उसमें डायरेक्शन कैसे पता करोगे, उस वाले में जो मैंने बोला है, ठीक है। उसमें डायरेक्शन पता करते हैं कि अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। ये चीजें फिजिक्स में उल्टी हो जाती है, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो प्लस पी डेल वी है, और केमिस्ट्री में जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी है, समझ गए? तो जो ग्राफ से अपन सिंबल निकाल रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो माइनस पी डेल वी के हिसाब से निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और वही चीज फिजिक्स में जब पढ़ोगे तुम सेम ग्राफ, तो फिजिक्स में जब सेम ग्राफ में क्लॉकवाइज चलेगा तो वो बोलेगा कि वर्क डन पॉजिटिव है, और केमिस्ट्री में वही वो बोलेगा वर्क डन नेगेटिव है क्लॉकवाइज के लिए। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। तो ये ऐड कर लेना उस ग्राफ में ना, ठीक है। चलो, तो वर्क डन वाला पार्ट खत्म होता है। अब एक और चीज अपन कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसका थ्योरेटिकल और टेंथ पे जो पढ़ना था वो एस्पेक्ट था एंथैल्पी वाला, ठीक है। एंथैल्पी का सिंबल होता है H, चेंज इन एंथैल्पी होता है डेल H, तो मैंने डेल H लिखा है वहाँ, क्योंकि डेल H ही कैलकुलेट किया जाता है, H नहीं किया जाता। सेम इंटरनल एनर्जी जैसा, देखो हर चीज अभी तक अपन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे कोई भी चीज से। अब अपन ने बोला है कि मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होती है ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पी डेल वी है ना, वो चेंज नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन अपने कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज है उसको क्या बोलते हैं अपन, हीट चेंज इज कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी, ठीक है। या फिर बोलो चेंज इन हीट इज एंथैल्पी होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। क्लियर है सभी को ये चीज, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ो, वही लिखा है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, सो न्यू टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ इंटरनल एनर्जी नोन एज एंथैल्पी। पहले इंटरनल एनर्जी बोलते थे, बाद में उसको क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी। बस यही कि कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो वही लिखा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। बस ये एंथैल्पी क्या होता है, हीट चेंज इन द रिएक्शन, कितनी हीट चेंज हो रही है। एंथैल्पी देखो, अब इसको चेक कैसे करते हैं, मान लो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में मैंने हीट दी है, वो हीट क्या कर रही है, सिस्टम में जा रही है, और सिस्टम की क्या बढ़ाएगी, पहले इंटरनल एनर्जी। ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा जैसे हीट अंदर गई वर्क डन करने लगी, पहले जैसे हीट अंदर जा रही है पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वर्क होगा, मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो जैसे हीट किया पहले इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन होकर पिस्टन ऊपर जाएगा। तो वो हीट से दो ही काम हो रहे हैं ना, हीट किस चीज में लग रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन में। और वर्क डन क्या होता है, पीवी ग्राफ या पीवी कर्व, तो H प्लस पीवी। अपन कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे ना इंटरनल एनर्जी की निकाल पाएंगे ना हीट की निकाल पाएंगे, क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन के बीच, कौन से इलेक्ट्रॉन का कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से न्यूक्लियस, कौन से एटम का कौन से एटम से कितने ज्यादा उनमें हीट पहले से ऑक्यूपाइड है तुमको नहीं पता। समझ गए चीज? तो एग्जैक्ट वैल्यू या बोलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हीट नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन हीट। मुझे अभी नहीं पता कि सिस्टम की हीट कितनी है, लेकिन जितनी हीट मैंने दी उतनी बढ़ेगी ना, तो मैं सिर्फ चेंज बता सकता हूँ कि चेंज कितना का हुआ होगा, जो मैंने दी वो चेंज हुआ होगा, या फिर जो सिस्टम ने रिलीज की है वो उसका चेंज हुआ होगा। क्लियर है? तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट नहीं बता पाते, तो वही लिखा है कि चेंज इन हीट बता पाते अपन, डेल H इक्वल टू डेल E प्लस पी डेल V कर देते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, सो वी विल राइट द चेंज इन एंथैल्पी। समझ गए? ठीक है। अब एंथैल्पी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? एक्सटेंसिव, क्योंकि अगर मैं उसमें से गैस पार्टिकल हटा रहा हूँ, आधे कर रहा हूँ, तो एंथैल्पी भी तो कम होगी ना, उसकी हीट कम हो जाएगी। गैस पार्टिकल ऐड कर दिए तो एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। समझ में आइए?
तो वो क्या है एक्सटेंसिव। स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? देखो नॉर्मली हीट क्या है पाथ फंक्शन, लेकिन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था स्टेट फंक्शन। तो ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही तो है, तो स्टेट फंक्शन हो जाएगी। समझ में आया सभी को? ठीक है। अब हीट से वही इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, तो वही फार्मूला कैसे आता है इससे? हीट से क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से फार्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। अब वही लिखा हुआ है डेल एच इक्वल टू क्यूपी, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वही तो डेल एच है। तो वही लिखा है मैंने कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो क्या है डेल एच। और इसको लिखते हैं कैसे? एनसीपी डेल टी। कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो वो इंटरनल एनर्जी होती है एनसीपी डेल टी, डेल ई बराबर एनसीपी डेल टी। इतना तो याद हो गया होगा अब, ठीक है। तो डेल एच इक्वल टू एनसीपी डेल टी, ये फार्मूला लिख सकते हो हीट का, या फिर ये डेल ई बराबर पी डेल टी। क्लियर सभी को? अब देखो डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी है ना, ये पी कब है? जब कांस्टेंट प्रेशर है। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये चीज लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो वी बाहर और चेंज इन प्रेशर। देखो या तो प्रेशर चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज होगा, या फिर दोनों ही चेंज हो रहे होंगे। तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो सिर्फ वी लिखूंगा, प्रेशर को कांस्टेंट किया मतलब प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू हो गई ना, चेंज नहीं है वो, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट चेंज इन प्रेशर, या फिर दोनों का चेंज तो P2 V2 माइनस P1 V1। समझ गए? तो वही चीज लिखिए डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो इसको तीन फॉर्म में सिंप्लीफाई करके ये तीनों फॉर्म ऐसे लिखे हैं मैंने। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या लिखते हैं इसकी इक्वेशन? डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। प्रेशर कांस्टेंट है तो पी लिखा बस। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी डेल पी कर दिया, P2 माइनस P1 कर देंगे इसको, ये V2 माइनस V1 कर देंगे, जो चीज चेंज हो रही है उसका चेंज लिखते हैं बस, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में तो सारी चीजें चेंज होती है ना, वॉल्यूम प्रेशर सब चेंज होगा, तो सब चेंज हो रहा है तो अपन क्या लिखेंगे ओवरऑल सारी चीजें, मतलब सारी चीजें चेंज मतलब ये लिखेंगे P2 V2 माइनस P1, ठीक है। अभी आया कहाँ से? यही चीज इसके लिए ना केमिकल रिएक्शन जिसमें सारी चीजें चेंज है, तो अगर इसका लिखना भी हो ना अपने को तो ठीक है लिख सकते हैं। बाकी देखो P डेल V PV इक्वल टू nRT होता है, आता है ना PV इक्वल टू nRT, तो P डेल V इक्वल टू डेल्टा nRT। तो डेल्टा n और n वो g का लिखते हैं, मतलब सिर्फ गैसियस ही लिखते हैं अपन, याद रखो। चलो सब इधर है ना, सुनो डेल्टा एन जी, जब भी अपना सिस्टम है, सिस्टम में अगर गैसेस रिएक्ट कर रही है ना तो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। सुनो इधर, सिस्टम में अगर गैसेस रिएक्ट कर रही है ना तो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। लेकिन मान लो सिस्टम में मैंने कोई सॉलिड चीज डाली थी, तो सॉलिड चीज ऊपर नीचे होगी क्या? या फिर सॉलिड चीज का इतना वॉल्यूम बढ़ता घटता कभी नहीं है। मान लो मैंने बोला है कि मैंने 5 ग्राम कुछ पाउडर 10 ग्राम को दूसरी चीज के साथ मिलाया था, तो टोटल 15 ग्राम शुरू में भी था रिएक्टेंट, 15 ग्राम बाद में भी रहता है, कुछ नई चीज नहीं आती है। लेकिन गैसेस में वॉल्यूम चेंज होता है, सॉलिड में वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या? इतना मान लो 1 चम्मच पाउडर लिया था मैंने और 1 और चम्मच को दूसरी चीज का मिक्स किया, तो दोनों का टोटल उतना ही रहेगा ना। लेकिन गैसेस के केस में वो गैस एक्सपांड और कंप्रेस हो सकती है, इसीलिए वॉल्यूम चेंज काय में दिखता है? सिर्फ और सिर्फ गैसेस में, सॉलिड लिक्विड में नहीं दिखता। मान लो मैंने कोई 10 ml में कोई 2 ml कोई ड्रॉप डाला है तो वो 12 ml ही होगा ना बस, समझ गए? वो ना तो कंप्रेस होगा ना एक्सपैंड होगा, सॉलिड लिक्विड कंप्रेस नहीं होते हैं, तो वहाँ वॉल्यूम चेंज की बात ही नहीं की जाती है। तो गैसेस के लिए की जाती है, इसीलिए डेल्टा एन गैसेस के लिए लिखते हैं बस, ठीक है। डेल्टा एन जी ही लिखते हैं, सॉलिड लिक्विड का नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एन जी आर टी। अब वही डेल एच बराबर डेल, ये क्या था? पी डेल वी था, तो पी डेल वी को डेल्टा एन जी आर टी लिख सकता हूँ। तो ये है तुम्हारी मेन इक्वेशन जो तुमको याद रखनी है फाइनली, क्वेश्चन में तुम्हारे यही लगेगी ये वाली, ठीक है। डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी या पी डेल वी, क्लियर है? ये यूज होगी क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें ये भी यूज हो रही होगी ये भी, लेकिन मेन तो मोस्टली क्वेश्चन में वही होगी। अब डेल एच क्या था? कांस्टेंट प्रेशर पे, ये क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वही उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ और कुछ। क्लियर है सभी को? अभी जो डेल्टा एन जी है ना, इस पे तुम्हारी पूरा मतलब क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये डेल्टा एन जी पे, डेल्टा एन जी अगर तुमने सही निकाला तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, डेल्टा एन जी गलत निकाला तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिना सॉल्व किए भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है बिना सॉल्व किए कि डेल एच ज्यादा होगा, डेल ई ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा। अच्छा डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 है तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अगर ये 0 है तो पूरा आर टी पूरा 0 हो जाएगा,
तो डेल एच बराबर डेल हो जाएगा। डेल्टा एन जी अगर 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। तो डेली में कुछ भी जोड़ के तब डेल एच आ रहा है, तो कौन बड़ा है, डेल एच बड़ा है कि डेली? डेल एच बड़ा है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ जोड़ना पड़ रहा है तब जाके वो उसके बराबर आ रहा है। तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू मोर देन 1 है, ठीक है, मोर देन 1 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कुछ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब डेल एच बड़ा हो जाएगा। लेकिन डेल्टा एन जी की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ लेस देन 1 है, मतलब नेगेटिव में कुछ, मान लो मैंने बोला -1 है, तो ये चीज -1 है, तो इधर आएगी तो +1 हो, मतलब सिंबल चेंज करने के लिए मैं इधर लाऊंगा इक्वल टू के, तो इस चीज को इधर लाऊंगा तो डेल एच में मेरे को कुछ जोड़ना पड़ रहा है तब जाके डेली के बराबर आ रहा है ना। ये समझ में आया सबको? तो अभी क्या बड़ा हो जाएगा फिर, डेली। तो वही कंडीशन लिखी है अपन ने कि डेल्टा एन जी 0 अगर है तो इसमें 0 रखूंगा तो डेल एच बराबर डेली। और 0 का मतलब क्या, सिर्फ गेशियस चेक कर रहा हूँ ना मैं, इधर कितने 2, इधर कितने 1 और 1, इनके आगे जो कोएफिशिएंट लिखे हैं या जो स्टोइकियोमेट्री लिखी है वही देखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, 1 और 1। उधर प्रोडक्ट की कितनी है, 2, तो 2 - 2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो 2 - 2 कितना है, 0, तो डेल्टा एन जी 0, तो ये इक्वल। डेल्टा एन जी मोर देन 0 कब आएगा, जब रिएक्शन ऐसी कुछ होगी कि प्रोडक्ट वाली चीजें ज्यादा है रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 और 1, 2 है ना, 2 मोल है, यहाँ कितने, एक ही है, तो 2 - 1 1, तो पॉजिटिव में आया ना, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव में तो बड़ा कौन होगा फिर, डेल एच। तो वही है कि डेल एच मोर देन डेली। ये सीधा क्वेश्चन आता है कौन ग्रेटर होगा, या फिर पूछ लेगा डेल एच मोर देन डेली के लिए कौन सी इक्वेशन सही है। तुमको चारों इक्वेशन में से फिर क्या पता करना होगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू, उससे तो पता करोगे। मैंने 4 इक्वेशन लिख दी और पूछ रहा हूँ डेल एच मोर देन डेली किस इक्वेशन के लिए सही है, या फिर डेल एच इक्वल टू डेली किस इक्वेशन के लिए सही है, या फिर अपोजिट जो भी बोला है। समझ गए कैसे करना है? चारों रिएक्शन में डेल्टा एन जी पता करोगे, उससे इस इक्वेशन में लगा के देख लोगे, ठीक है। थर्ड, इसमें कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट में तो 2 ही है, रिएक्टेंट में कितना, 3 और 1 4, तो 2 - 4 -2 हुआ ना, तो -2 हुआ मतलब ये चीज इधर आएगी, तो बड़ा कौन हो गया, डेली। तो इस वाले केस डेली बड़ा होगा। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं आता कि तुमको फॉर्मूले से पूछे कि डेल एच निकालो, बहुत रेयर है। ये आते हैं क्वेश्चन, 4 इक्वेशन देता है और ये पूछता है कि किसके लिए कौन सी चीज बराबर है, ग्रेटर है, लेस देन है। समझ गए? तो इसमें फॉर्मूले से क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है जो मैंने लिखा है, इस फॉर्म में आता है क्वेश्चन। अभी जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे ना तो समझ जाओगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। सारे इधर तो डेल्टा है, पीसीएल वाला देखो, अपन हमेशा स्टोइकियोमेट्री से देखते हैं। इसके आगे कितना लिखा है, 1 है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो प्रोडक्ट में कितना है, इसमें 2, रिएक्टेंट में कितना है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 लिखेंगे ना, यहाँ पे 2 और 2, तो यहाँ पे 2 - 2, इस वाले में कितना है 2 और इधर 4, तो 2 माइनस, तुमको स्टोइकियोमेट्री देखना है बस, आगे क्या लिखा है, कितने मोल है। यहाँ 1 मोल PCl5 है, यहाँ 1 मोल PCl3 है, यहाँ 1 मोल Cl3, यहाँ 2 मोल HI है, यहाँ 1 मोल I2 है, यहाँ 1 मोल H2 है। आगे जो लिखा है वो देखना है, उसके अंदर क्या है कितने, उसको मतलब नहीं मुझे, ठीक है। अब यही जो चीज है उसको मैंने अच्छे से लिख दिया है, डेल्टा एन जी। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, सिर्फ गैसेस के लिए है। इक्वेशन में तुम पढ़ते टाइम ध्यान नहीं रखते हो, तुम सीधा सारी स्टोइकियोमेट्री जोड़ देते हो, सॉलिड लिक्विड गैस सब जोड़ दोगे तुम लोग, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पहली चीज तो है P - R, ठीक है। मान लो इक्वेशन कुछ दी है बेटा, सारा इधर ये इक्वेशन कुछ दी है, सब गैसियस में पहले चेक करना, या फिर जो गैसियस में सिर्फ वही चेक करते हैं। तो अब मैं प्रोडक्ट के क्या है, Z और P है ना, तो Z + P माइनस रिएक्टेंट में क्या है, X + Y। मान लो अगर ये गैस नहीं होता और सॉलिड लिखता है नीचे, तो मैं Z नहीं लिखता, फिर मैं सिर्फ लिखता P - X + Y। यहाँ अगर मान लो ये दोनों सॉलिड लिखे होता है कि ये दोनों क्या होता है SS और वो GG होता है, तो इनको मैं फिर नहीं लिखता, मैं क्या लिखता Z + P - 0, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है ना गैस में। अगर मान लो दोनों सॉलिड होते हैं तो इन दोनों की नहीं लिखी जाएगी, तो बचे क्या सिर्फ ये दोनों,
तो P प्लस Z माइनस 0। अगर मान लो ये सेकंड दोनों के, ये और ये दोनों कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, या फिर मान लो ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता, तो सॉलिड लिक्विड किसी का नहीं लिखते हैं, सिर्फ गैसियस लिखते हैं। तो बचा कौन, ये और ये, तो Z माइनस X। समझ गए? तो क्वेश्चन में पहले देखना कि जो जो गैसेस है सिर्फ उन्हीं का लिखते हैं, ना सॉलिड का लिखेंगे ना लिक्विड का लिखते हैं, ना कोई सॉल्यूशन का लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये लिखा है प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब स्टोइकियोमेट्री होता है, माइनस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट, डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी निकल गया तो तुम बता पाओगे कौन इक्वल है, कौन लेस है, कौन मोर है। ठीक है, सिर्फ गैसियस वालों के ही कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे, सॉलिड या लिक्विड के नहीं लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये दो तीन कंडीशन है जहाँ पे डेल एच बराबर डेल यू होता है। डेल एच डेल के बराबर कब होगा? पहली कंडीशन तो तुमको याद है कि डेल्टा एन जी क्या होता है, 0 आया तो हाँ भाई। देखो ये चीज ऐसी कब होगी, डेल एच बराबर डेल ई कब होगा, जब तो वो कंडीशन पूछता है कि कौन कौन सी कंडीशन पे ये चीज होती है। पहला, अगर रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, याद रखना। वॉल्यूम चेंज नहीं तो ये क्योंकि पी डेल वी है ना, तो पी डेल वी 0 होगा तो डेल एच बराबर डेल ई। तो इस कंडीशन पे भी क्या होता है ये, और डेल वी बराबर 0 मतलब कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक है ना। तो अगर वो पूछा आइसोकोरिक में भी तो बोलूंगा ना मैं डेल एच बराबर डेल ई 0 मतलब बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन देके ही पूछे, वो प्रोसेस से पूछ लेगा। समझ गए? तो आइसोकोरिक में ये चीज क्या होगी, बराबर। ठीक है, रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड हो, सबके सब या मतलब सबके सब मतलब पूरी रिएक्शन में कहीं भी गैस दी ही ना हो, सबके सब क्या हो, या तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, मान लो एक सॉलिड दूसरा लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉलिड, कुछ भी हो, गैसेस कहीं नहीं दे रखी है, तो भी क्या होगा, डेल्टा एन जी 0। तो ये दोनों चीज बराबर आएगी। तो जिनमें सिर्फ सॉलिड लिक्विड दिया हो या सॉल्यूशन दिया हो लिक्विड, नो गैसेस पार्ट इन्वॉल्व, गैसेस का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो वैसी रिएक्शन क्या में आएगी। वॉल्यूम चेंज इन सॉलिड एंड लिक्विड इज यूजुअली नेग्लिजिबल। सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, याद है ना, समझ गए ना ये चीज कि सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। कभी भी गैसेस में वॉल्यूम चेंज होता है, क्यों? क्योंकि गैस एक्सपैंड और कंप्रेस हो सकती है, सॉलिड को कंप्रेस और एक्सपैंड नहीं कर सकता। समझ गए ना ये चीज। 3-4 ईंट मिला हुआ तो 3-4 ईंट को और छोटा नहीं कर सकता, जितना साइज है उतना ही रहेगा। 5 लीटर में 5 लीटर और पानी मिलाया तो 10 ही रहेगा, 10 को कंप्रेस नहीं कर सकता मैं कि अंडर हाई प्रेशर मैंने बोल दिया हो पूरा एकदम ऐसा कर दूंगा और 8 लीटर बना दूंगा उसको, 10 को, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज कंप्रेस नहीं होती, याद रखना, इसीलिए उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो वॉल्यूम चेंज नहीं है तो 0 वॉल्यूम चेंज डेल वी, तो इसलिए है। ठीक है, ये जैसे इक्वेशन दी है, लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, सारी चीजें काय में, लिक्विड में, तो इसका डेल्टा एन जी क्या होगा, 0, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट में गैस है ना रिएक्टेंट में, तो इसके लिए डेल एच बराबर डेल ही है ना। तो इक्वेशन ध्यान रखना। या फिर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसियस मोल बराबर हो। व्हेन इन रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। जैसे इधर कितने हैं, 2, इधर भी 1 + 1 2 है, तो 2 - 2 यहाँ पे क्या होगा, 0। तो ये 3 ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे डेल एच बराबर डेल ही आता है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम है कि यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन मिलते हैं तुम लोगों को। समझ गए? अब मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ठीक है, वो इक्वेशंस में तुमको बस डेल्टा एन जी निकालना है। लास्ट 5-6 इक्वेशन लिखता हूँ, डेल्टा एन जी निकाल के बताता हूँ। क्लियर है? हाँ, ये पहला जो लाइन लिखी है, देखो एंथैल्पी कब बोलते हैं, जब कांस्टेंट प्रेशर पे चीजें ली जाती है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट गिवन है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट गिवन है वो क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। अपन ने पढ़ा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब पिस्टन फिक्स कर दिया, फिर जो हीट गिवन उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर जो हवा का प्रेशर लगा रहा है, बस वही है। तो मैंने अलग से पिस्टन नहीं पकड़ा है, सिर्फ हवा लग रही है उसमें। ठीक है, और फिर जब हीट बढ़ाऊंगा तो वो हीट क्या करती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, और एक बार इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो वर्क डन भी होगा। तो वही होता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी, कि हीट करूंगा तो पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा तो वर्क डन। तो 2 काम होते हैं।
अगर प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है अभी, अगर मैं पिस्टन को फिक्स कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी। तो फिर हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलो देखो अभी अपन ने समझा ना डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, जो अपना फॉर्मूला था पीवी इक्वल टू डेल्टा एनजी आर टी, यही था ना, पीवी इक्वल टू मतलब पी डेल वी इक्वल टू डेल्टा एनजी आर टी, ये था। या फिर बोलूं डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी। तो ये जो आर है ना, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू अपन नॉर्मली हमेशा क्या लिखते हैं, एनर्जी हीट है तो जूल में लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू लिखी जाती है 8.314 जूल इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, मतलब सॉरी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाला। इस चीज को भी लिखता हूं ना, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक ही बात है। पर लिखूं या पर हटा के इनवर्स लगा दूं, तो या तो 8.314 लिखना, ठीक है, या फिर 25/3 लिखना, जिससे तुम्हारे कैलकुलेशन सिंपल पड़े वो लिखना। ठीक है, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखोगे, 8.314 या फिर 25/3। समझ में आ गया? ठीक है, अगर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, इससे ये आता है कि डेल एच ज्यादा होगा कि डेल ई ज्यादा होगा। ठीक है, सारे इधर यहाँ पे क्या फाइंड करना है अपने को, डेल्टा एनजी फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द डेल्टा एनजी और फिर डेल एच ग्रेटर देन मोर देन क्या है वो। ठीक है, देखो इसका डेल्टा एनजी क्या आएगा, प्रोडक्ट में कितना है 1 2 तो 2 माइनस इधर क्या है 1, इसका आएगा 1 आया है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही है ना, तो इसमें डेल एच ग्रेटर देन डेल ई होगा, क्योंकि देखो ये अगर 1 भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना जो इसमें ऐड होगी, तभी जाके इसके बराबर आएगा, तो यही चीज तो बड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, इक्वेशन देके। ठीक है, इस वाले में देखो इधर कितना 1, इधर कितना 1 1 1 2 2 माइनस 1 1 नहीं, सॉलिड का नहीं लिखेंगे, सिर्फ गैसियस का लिखेंगे। तो इसका डेल्टा एनजी क्या आएगा, गैसियस कितना है 1 ही है ना, इधर कुछ नहीं, तो 1 माइनस 0 6 1। ठीक है, 1 आया मतलब इसका भी डेल एच क्या होगा, मोर देन डेल ई। मतलब कुछ भी पॉजिटिव आया तो उधर ही रहेगा, नेगेटिव आया तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गैसियस सारे गैसियस हैं, तो डेल्टा एनजी क्या आएगा 2 माइनस इधर 3 और 1 4, ये क्या आएगा 2 आया मतलब कुछ पॉजिटिव है तो उधर ही रहेगा, तो डेल्टा एच सॉरी हाँ -2 है। ठीक है, 2 माइनस 4 क्या आएगा -2। अब ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी ना, तो डेली में से मेरे को कुछ माइनस करना पड़ रहा है तब जाके डेल एच आया, या तो ऐसे बोलूं या फिर बोलूं ये माइनस की चीज उठ के इधर आ जाएगी तो प्लस में, तो बोलूं डेल एच में कुछ प्लस करना पड़ रहा है तब जाके डेली आ रहा है, तो डेली बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेली मोर देन डेल एच। समझ गए, ये वाला सारे गैसियस में। तो डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे, 3 और 1 4 माइनस इधर क्या है 2, ये कितना आ जाएगा 2, तो इसमें भी क्या होगा डेल एच मोर देन डेल ई से। पॉजिटिव आएगा तो डेल एच ज्यादा, नेगेटिव आएगा तो वो वाला ज्यादा, और 0 आएगा तो दोनों बराबर। इस वाले में सॉलिड सॉलिड ये गैस तो एक ही है ना बस, तो डेल्टा एनजी में क्या आएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो इसमें भी क्या होगा डेल एच मोर देन डेल ई। ये लिक्विड है गैस, तो गैस वाला पार्ट और ये वाला, तो इसका डेल्टा एनजी क्या आएगा देखो 6 माइनस 15/2 कितना होता है 7.5 7.5 ही होता है ना, तो 6 में से 7.5 मतलब -1.5 ना, तो माइनस में आ गया, तो वो पार्ट इधर आ जाएगा, तो बड़ा कौन हो जाएगा डेली, डेली मोर देन क्या 2 से 2 ये नहीं 15/2 वो तो अपन बैलेंस करने के लिए कि ऑक्सीजन यहाँ है कितनी 15 है, ऐसा अपने को बस कोएफिशिएंट्स को माइनस करना है, सारे जो भी आगे उसका ऑटोमेट्री कोएफिशिएंट लिखे उसको माइनस कर देना। गैसियस वाले सिर्फ गैसियस वाले है ना, यहाँ ये फंडा है ये वाला। अच्छा, इसमें अगर वो नहीं भी लिख के दे रहा है तो मुझे पता है ना कंबशन की रिएक्शन है, कंबशन की रिएक्शन में CO2 और वाटर बनता है, CO2 गैसियस होता है लेकिन वाटर तो लिक्विड होगा ना, तो नहीं भी लिख के दे रहा है तो तुमको पता होना चाहिए कि CO2 गैसियस होगा, वाटर लिक्विड है, तो मुझे सिर्फ G और G, और ये भी क्या है ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रहता है, तो इसका डेल्टा एनजी कैसा आएगा 3 माइनस 5 प्लस 1 6, ये क्या आएगा -3, मतलब इसमें भी क्या होगा डेली मोर देन डेल। क्लियर है सभी को?
चलो अब बेटा एक ही चीज अपनी छुट्टी थी, जो वर्क डन पढ़ा है ना अपन ने अभी, उससे क्वेश्चन समझ लो, पढ़ा तो मैंने पूरा ही दिया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि ये जो अपने ग्राफ है ना, ये आइसोबैरिक या आइसोकोरिक है, सबको समझ में आता है। ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक, ये भी याद हो गया कैसे है, वो अपन ने बता दिया था। पीवी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, पीवी कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, समझ गए? ठीक है। अब मुझे इसमें बताओ सबसे ज्यादा वर्क डन कौन सी प्रोसेस में होता है? ये होगा वर्क डन। ग्राफ से कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इस कर्व के अंदर सबसे ज्यादा एरिया होगा ना, सबसे ज्यादा एरिया समझ गए ना, आइसोबैरिक के अंदर होगा। तो मोर एरिया अंडर द कर्व, तो वर्क डन सबसे ज्यादा किसका होगा? आइसोबैरिक। फिर अगला इसके अंदर एरिया होगा ना, आइसोथर्मल वाले के नीचे, फिर क्या होगा? वर्क डन आइसोथर्मल का ज्यादा होगा। फिर अगला एडियाबैटिक के अंदर एरिया होगा, तो वर्क डन एडियाबैटिक। और वर्क डन इज इक्वल टू 0 होता है किसके लिए? आइसोकोरिक। तो कंपेयर ही नहीं करूंगा जब 0 हो गया तो, क्योंकि वो तो सीधा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट तो 0, बात ही खत्म। माइनस साइन अपने ऐसे चलेगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वो अपनी एनर्जी यूज कर रहा है, तो माइनस के साथ अपन ने लिखते हैं ऐसा कि वर्क डन सारे नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन एरिया अंडर द कर्व का अगर देखें तो ज्यादा एरिया किसका? इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो वर्क डन सबसे ज्यादा ये, फिर ये। क्लियर है सभी को? चलो सारे इधर बेटा ना, वो फिजिक्स में रहता है उल्टा सिंबल, यहाँ उल्टा सिंबल, ठीक है। बट अगर क्या बोलते हैं उसके मैग्नीट्यूड से देखो तो ये सारे हैं, समझ गए सभी? चलो सारे इधर बेटा ना, बात नहीं करो। देखो यहाँ पे अपना थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 खत्म होता है। अब अपने को इसके क्वेश्चन करना है, अभी तक जो पढ़ाया तुमको पता तो लगे फॉर्मूले यूज कहाँ हो रहे हैं, पढ़ तो लिए अपन ने, सिंबल भी पढ़ लिए, क्यू वर्क सारे, ठीक है। कल करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड लॉ आएगा, सेकंड लॉ और एंट्रोपी साथ में आता है, एंट्रोपी पढ़ते हैं, सेकंड लॉ पढ़ते हैं। फिर थर्ड लॉ में तो कुछ है ही नहीं, और गिब्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट आता है। तो 2 पार्ट और बचेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी और सेकंड लॉ और एंट्रोपी, और उसके बाद आता है थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो 3 पार्ट और बचे हैं इसके अभी, ये फर्स्ट पार्ट कल खत्म करके और इसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो किसी को कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ो।